जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर 1 को आज स्टार्ट करना था। और चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हुए हम लोग को जो संख्या पद्धति है उसके बारे में बहुत गहराई की जानकारी हमें प्राप्त करना था। इसके लिए ही हम चैप्टर 1 यानी संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर है उस पर आधारित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है पॉइंट को। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से पॉइंट को कवर किया गया है जिसे पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला जो संख्या पद्धति में आता है कि भाई पूर्णांक किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। साथ में परिमेय संख्या का बड़ा रोल होता है इसमें, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह की संख्याएं जो आपसे पूछी जा सकती है और जिसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये सभी चीज़ों को आप छोड़कर इग्नोर करके चैप्टर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथमेटिक्स में बोरिंग फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोशिश कीजिए कि यह वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप जो भी क्लास करना होगा इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपके चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग को यही पढ़ना था। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हमने बता दिया। आइए शुरू करते हैं। ये सभी एक्सरसाइज सभी प्रश्नावली के लिए बेसिक रखा गया है। चैप्टर आपका 1 है संख्या पद्धति, 1 शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आखिर वास्तविक संख्या होता है। जो संख्या पद्धति में हमने देखा कि वास्तविक संख्या नाम का यहाँ कोई चीज लिखा हुआ है, उसमें हमें पढ़ना है कि कभी भी हम जब पढ़ते हैं ना तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक संख्या रेखा तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो यहाँ दिखाया गया है। ये व्हाइट वाले जो लाइन है, ये वाले लाइन, ये संख्या रेखा आपको दिखाया गया है। ये इस तरह का जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, एक संख्या रेखा है जहाँ पे बहुत सारी संख्याओं को दिखाया गया है। संख्या रेखा के बीचों बीच हम मानते हैं कि यह क्या है, जीरो है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो दो भागों में संख्याओं को बांट दे रहा है। ये पहली जो जीरो के इस तरफ की संख्याएं हैं वो सभी प्लस की जा रही है, वो सभी संख्याएं किसकी है, प्लस की है। और जीरो के जो इस तरफ आ रही है वो सभी किसकी ये साइन में है, तो माइनस की साइन में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि संख्याएं तीन तरह की दिखाई दे रही है। पहला कि ये जो एक ऐसी संख्या जो जीरो है, जो न प्लस का है न माइनस का है। ये जीरो न प्लस का है न माइनस का है। और एक ऐसी संख्या जो केवल प्लस की तरफ जा रही है और ये अनंत तक, ये साइन बताता है कि यह संख्याएं कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। और एक ऐसी ही संख्या जो माइनस की तरफ जा रही हो और ये भी कहां जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसके इधर अभी जितनी संख्याएं आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तीन तरह की संख्याएं दिखी, एक ऐसी जो माइनस की थी, एक ऐसी जो प्लस की थी, और एक ऐसी जीरो, एक ऐसी संख्या है जो ना प्लस की है ना माइनस की है। तो मैं कह सकता हूं कि यह भी एक संख्या ही है लेकिन ना प्लस की है ना माइनस की है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि ये जो सभी संख्याएं हैं, जो जीरो है हो गया, प्लस की संख्याएं हो गई, माइनस की संख्याएं हो गई, क्या इन सभी संख्याओं का एक नाम कोई है क्या? तो आपको पता चलेगा कि ये प्लस माइनस शून्य जितनी भी संख्याएं हैं सभी को हम एक ही नाम से जानते हैं जिसका नाम है पूर्णांक, इंटीजर। किस नाम से जानते हैं? पूर्णांक नाम से जानते हैं। आज आपको याद रखना है और सभी का हम डिफिनीशन भी देने वाले हैं अगले स्लाइड में। तो आप शांति से बनकर ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए। जो भी संख्या आपको, कोई भी संख्या कोई लिख देता है, चलिए मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, मैंने -2 1 लिख दिया, मैंने 0 रख दिया, मैंने 5 रख दिया, -3 रख दिया, कुछ भी रखा, आपसे पूछे जाए ये क्या है तो आप कह सकते हैं बेझिझक क्या है, यह पूर्णांक है। कोई दिक्कत? अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यह क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक भी 3 भागों में बट गया है। या देखिए, ये जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं, ये जो रेड कलर का लाइन है, ये क्या बता रहा है कि जो नीचे व्हाइट कलर का लाइन जहां तक जा रहा है, देखिए व्हाइट भी अनंत तक जा रहा है दोनों तरफ, और ये रेड लाइन भी अनंत तक जा रहा है दोनों तरफ। यानी जो व्हाइट यानी संख्याएं जितनी भी आप रख लेंगे वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं नहीं होगा। कोई भी संख्या अगर आपको दे दे वो सभी पूर्णांक कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूर्णांक 3 भागों में बट गया? देखिए कैसे 3 भागों में बटा है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं।
जब यह पूर्णांक की बात कही तो हमने माइनस प्लस जीरो सबको पूर्णांक कहा है, और ये जब पूर्णांक आगे बढ़ा तो पूर्णांक 3 भागों में बटा। जब जीरो जीरो को अगर हम देखा जाए तो जीरो स्वयं एक पूर्णांक है जिसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है जिसको हम क्या कहेंगे? शून्य पूर्णांक कहेंगे, याद रखना है। शून्य पूर्णांक के अगर इस तरफ यानी माइनस की तरफ, ऋणात्मक की तरफ हम बात करें तो ये जो संख्याएं इधर बढ़ती जा रही है माइनस में, उन सभी को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य से पीछे जितनी भी संख्याएं हैं जो माइनस में लिखी जाती है वो सभी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, क्योंकि माइनस को हम ऋणात्मक नाम से ही जानते हैं। उसी तरह से अगर शून्य के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब प्लस में लिखी जाएगी, वो सब किसमें? प्लस में लिखी जाएगी, इसलिए प्लस को धनात्मक कहते हैं और इसीलिए यह धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि गिनती की वह सारी संख्या या कोई भी संख्या आप ले लीजिए, सभी पूर्णांक है। उसके बाद पूर्णांक में हमने 3 तरह के पूर्णांक देखा। एक केवल शून्य पूर्णांक जिसकी संख्या केवल और केवल 1 है, और जब हमने शून्य से पहले की संख्याएं देखी जिसमें माइनस लगा हुआ था, जो निगेटिव था, वो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है, और जो प्लस का था वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप जरा बताइए कि ये प्लस का 5 पूर्णांक है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर है, ये 5 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? कहेंगे क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं, अभी ये तो आपने बताया कि जिसमें प्लस हो वो धनात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। बहुत सुंदर, जिसमें प्लस होगा धनात्मक कहलाएगा, और जिसमें माइनस होगा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक तो दोनों है, लेकिन ये प्लस का है तो धनात्मक पूर्णांक, ये माइनस का है तो ऋणात्मक पूर्णांक, और जो शून्य दिखे कहीं भी तो उसे हम कहेंगे शून्य पूर्णांक। देखिए बताइए आप, धनात्मक पूर्णांक कितना हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 तक गया, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट आप जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं धनात्मक पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। उसी तरह से अगर ये माइनस में आ जाए तो ये अनंत तक जा सकते हैं, इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या भी क्या होंगी? अनंत होंगी। उम्मीद करते हैं कि इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी संख्याएं हैं जिसको हम दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी संख्या है चलिए देखते हैं। यहां आया, अब हम कहते हैं, अच्छा एक और बात इस पे समझ लेते हैं, थोड़ा एक और चीज को समझ लेते हैं यहीं पे। अब आइए, धनात्मक पूर्णांक हमने ऋणात्मक पूर्णांक समझ लिया, उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जिसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम है प्राकृत संख्या, और एक का नाम है पूर्ण संख्या। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस पूरे चैप्टर में। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, सुन लीजिए, प्राकृत संख्या शुरू 1 से होती है, समझे? वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक बढ़ती चली जाए वो प्राकृत संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, समझे? ये माइनस की नहीं हो सकती, अगर माइनस की होती तो इधर वाली भी प्राकृत संख्या कहलाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगी? वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत की ओर बढ़ती चली जाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। वहीं पर अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो यह प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हुआ है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है, बस फर्क इतना ही है। यानी हम कहें कि ये प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो ये क्या बना देगा? पूर्ण संख्या बना देगा, होल नंबर जिसको कहते हैं। सबका इंग्लिश नाम भी अभी हम समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक बढ़ती चली जाए उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या कहलाती है। और उसी में अगर मैं आपसे बात कर दूं कि यहाँ पर पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि 0 से प्रारंभ होकर जो अनंत तक जाने वाली संख्याएं होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह प्राकृत ये क्या है? प्राकृत संख्या है। और यह सभी प्राकृत संख्या किस में आपको मिल जाएगा? तो पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, क्योंकि यह 0 से शुरू है और यह कहां से शुरू है? 1 से शुरू है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह जो 0 है वो प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है, इसलिए सभी नहीं होगी। बहुत बहुत ज्यादा संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या जो होगी, लेकिन एक 0 ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या होते हुए भी प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, परंतु सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ रही है बात?
अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसका परिभाषा भी हम लोग समझेंगे और फिर एक शॉर्टली एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब भी प्राकृतिक संख्या हमने दिखाया आपको, और यहीं पर प्राकृतिक संख्या का परिभाषा भी हमने लिख रखा है आपके लिए, केवल आपके लिए, कि आप अच्छे तरह से इसे नोट डाउन कर सके अपने फेयर के लिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और एक से अनंत तक कि सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कितनी अच्छी डिफिनीशन है कि एक से लेकर अनंत तक की जितनी धनात्मक संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसे ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर, सॉरी यहाँ ये जो प्राकृतिक संख्या एक से ना प्रारंभ होती है, ये गलत है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे किससे? एन से सूचित किया जाता है। यहाँ शून्य आप हटा दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? एक से प्रारंभ होकर। और इसे किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही है? तो आप प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन अपने नोटबुक में लिखेंगे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तब, ठीक है, और समझ भी लेंगे। आगे आइए, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर या प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, या प्राकृतिक संख्या के समूह में या संग्रह में हम जब संख्या 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। इसमें भिन्न ऋणात्मक दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होती है। इसमें बट्टा वाली, भिन्न का मतलब क्या हो गया? बट्टा वाली संख्या। अगर 2/4 कह दे, 2/3 कह दे, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी विभाजित नहीं होगी। यहीं पे अगर 4/2 कह दे तो भाई ये होगी, क्योंकि 4 को 2 मर्तबे काट देगा, 2 एक पूरी संख्या है। समझे? जो पूर्ण संख्या के लाइन में संग्रह में आता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या कहा? भिन्न, जो ऐसी बट्टा जो पूरा विभाजित नहीं हो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ऋणात्मक, माइनस वाली संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं होगी। दशमलव, 2.5 हो गया, 2.3 हो गया, ये जो संख्याएं हैं जो दशमलव वाली होती है वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। समझे? और इसे हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ये याद रखना है। कोई दिक्कत? जैसे में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बस वही प्राकृतिक संख्या के समूह में हमने क्या रखा है? 0 जोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है, और आप उम्मीद करते हैं हम कि आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ भी रहे होंगे। चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमें थोड़ा सा बता भी दीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा है, अगले वीडियो आप पोस्ट कीजिए, फिर हम बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो आपने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, होल नंबर और नेचुरल नंबर को समझ लिया। आपसे पूछेंगे हम कि बताइए आप प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक बढ़ती चली जाए, केवल प्लस वाली हो, इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं होगी। समझे? तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं होंगी। समझे? ऐसी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या जोड़ दीजिए भाई? 0 जोड़ दीजिए। अब ये पूर्ण संख्या का संग्रह हो गया। समझे? तो पूर्ण संख्या भी आप समझ गए। आगे बढ़िए, आगे क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। समझिए इंटीजर किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ भी लिए हैं। इंटीजर किसको कहते हैं? यहाँ इंटीजर कहता है कि भाई तुम लोग मार्क कर रहे हो कि कोई 0 से शुरू हो रहे हो, कोई 1 से शुरू हो रहे हो, कोई कह रहे हो माइनस वाले हम नहीं हैं, कोई कह रहे हो कि माइनस वाले को हम अपने समूह में नहीं रखेंगे। यहाँ कहता है पूर्णांक कि जो भी है सब मेरा है। बस समझ रहे हैं? जो भी है सब मेरा का मतलब क्या है? जो भी है सब मेरा का मतलब है कि यह 0 को भी अपने पास रखेगा, ये माइनस वालों को भी अपने पास रखेगा, ये प्लस वालों को भी अपने पास रखेगा। समझे? ये जो भी संख्याएं इसे मिल जाएंगी सबको अपने पास रखेगा, इसीलिए ये पूर्णांक कहलाएगा। समझे? पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं भी होती है, माइनस वाली भी संख्याएं होती है, और साथ में 0 भी स्थित होता है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों।
शून्य सहित, शून्य सहित मतलब जीरो को शामिल करते हुए, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक माने प्लस वाली और माइनस वाली संख्याओं के समूह को, समूह का मतलब ग्रुप, संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कितना सुंदर डेफिनेशन है कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। इतना मेहनत इसीलिए किया गया है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके, समझे? नहीं तो हम डायरेक्ट इसको लिख कर समझा कर आगे बढ़ भी सकते थे, लेकिन आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। इसमें कोई भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती है। देखिए पूर्णांक का भी एक रूल है कि पूरी पूरी संख्या हमको दे दीजिएगा, पूरा 0 दे दीजिए, पूरा 1 दे दीजिए, पूरा -3 दे दीजिए, पूरा -5 दे दीजिए, पूरा -4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, लेकिन दशमलव नहीं दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? दशमलव वाली संख्याएं कहती है कि हम पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। तो याद रखना है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है? पहला होता है धनात्मक, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर को प्लस भी ई से लिख देता है, तो इसको आपको याद रखना है। प्लस भी ई, अगर कहीं बड़े क्लास में जाइएगा ना तो प्लस भी ई लिखा रहेगा, अब आपको लगेगा कि ये क्या आ गया। प्लस भी का मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। तीनों में से पहला पूर्णांक धनात्मक जो प्लस का होगा। देखिए ये कहा कि हम माइनस प्लस वाले और 0 सभी पूर्णांक है, तो इसमें से जो प्लस वाला होगा ना वो धनात्मक होगा, जो माइनस वाला होगा ना वो ऋणात्मक होगा, और जो 0 होगा ना वो शून्य पूर्णांक कहलाएगा। कितना आसान है। जिन संख्याओं के आगे, देख लीजिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगा हो यानी प्लस का साइन लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसकी संख्या अनंत होती है। भाई प्लस की चिन्ह लगा हो इसका मतलब क्या है? इसकी संख्या अनंत ही तो होगी। जैसे मान लो कि प्लस के चिन्ह लगा 1, 2, 3, आप 1000, 100, 2000, 5000 कुछ भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको अनंत तक लिखा जा सकता है, इसलिए इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और इसे देखिए लिखा गया है प्लस भी इसे सूचित किया जाता है, समझे? जैसे +1, +28, +40, तो इस तरह के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक कहलाएगी। और पूर्णांक में भी कौन से पूर्णांक कहलाएगी बच्चों? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। आइए अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक पे कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे। सिंपल सा डिफिनीशन वही होगा। ऋणात्मक पूर्णांक बस यही बताता है कि आप प्लस में थे, हम माइनस में आ जाएंगे, बस बात खत्म। हम भी, आप भी अनंत थे, हम भी अनंत रहेंगे, बस प्लस से माइनस में आ जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। जिन संख्याओं के आगे, कितनी अच्छी बात है, जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक का साइन लगा हो या चिन्ह लगा हो उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसकी संख्या भी क्या होती है? अनंत होती है। और इसे भी माइनस भी ई से सूचित किया जाता है। पॉजिटिव पूर्णांक को प्लस भी ई से और इसे माइनस भी ई से सूचित किया जाता है। जैसे में आप -1 देख लीजिए, -28 देख लीजिए, -40, -78 अनंत तक जाने वाली माइनस की संख्याएं सभी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। कोई दिक्कत? एक और चीजें आ जाती है, जीरो पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, जीरो इंटीजर क्या होता है। शून्य एक उदासीन प्रकृति का पूर्णांक है, उदासीन प्रकृति का पूर्णांक है, जिसके पास न प्लस का साइन होता है न माइनस का, या न तो ऋणात्मक प्रकृति का होता है और न ही धनात्मक। इसकी संख्या केवल 1 होती है, क्योंकि ये केवल शून्य ही तो है, इसकी संख्या केवल 1 होती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक हमने क्या कहा कि जो भी प्लस की, माइनस की और 0 संख्याएं लिख दो सब पूर्णांक है, बस दशमलव वाली संख्याएं नहीं लिखिएगा। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये सब पूर्णांक है तो पूर्णांक 3 भागों में बट गया। एक शून्य पूर्णांक हो गया जो केवल 0 है, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया जो जितनी प्लस वाली संख्याएं होंगी सब धनात्मक होगा, जितने माइनस वाली संख्याएं लिख दीजिए सब ऋणात्मक होगा। उसके बाद हमने पढ़ाया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, बस फर्क इतना है, वो 1 से हो रहा था, ये 0 से होगा। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। आगे आइए, अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो इस चैप्टर का नीड है।
इस चैप्टर की आवश्यकता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा इसके लिखावट में गड़बड़ हो गया है, मैं जहां जहां समझाऊंगा आपको ध्यान से उस चीज को समझना है और नोटबुक में अभी नोट कर लेना है कि ज्यादा टेंशन ना हो आपको। आइए समझाते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ये पहले आप समझ लीजिए। रेशनल नंबर वे संख्याएं जो, अब देखिए यहीं पे गड़बड़ है, जो p बट्टा क्यू के रूप में, जो किस रूप में? p बट्टा क्यू के रूप में, बोले तो अंश बट्टा हर के रूप में। किस रूप में? अंश बट्टा हर के रूप में। अंश बट्टा हर के रूप में, जैसे 2/5, जैसे 2/5 कोई बट्टा वाली संख्या, वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में या अंश बट्टा हर के रूप में या कोई बट्टा में संख्याएं लिखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सर कितना आसान है। वैसी संख्या जो बट्टा के रूप में लिखी जाती हो या p बट्टा क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका एक नियम याद रखना है, जो नीचे वाला हर है, जो नीचे वाला कौन है? हर है, या जो क्यूब है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो परिमेय संख्या इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा ये मेरे जाति का नहीं है, मैं इससे बहुत दूर हूं, मुझे ये परिमेय संख्या पसंद नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको याद रखना है कि बट्टा की कोई भी संख्या माइनस में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप कहिएगा कि 3/0 सर चलेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं चलेगा, क्योंकि इसका फॉर्म ही कहता है जो p बट्टा क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। परिमेय संख्या क्या कहता है? कहता है वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक अभी पढ़े हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या, वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। तो p और q के जगह पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए q बराबर नहीं रख सकते हैं। q बराबर नहीं रख सकते हैं 0। क्यों 0 के बराबर नहीं रख सकते? मतलब नीचे वाली जो संख्या होगी, जो हर होगा, उसको 0 नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कोई भी पूर्णांक लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, बट्टा में 5 लिख दीजिए, चलेगा। -5 लिख दीजिए, बट्टा में 7 लिख दीजिए, चलेगा। -2 लिख दीजिए, बट्टा में -3 लिख दीजिए, चलेगा। लेकिन अगर -2 लिखिएगा, बट्टा में 0 लिखिएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर वाले p तो ठीक है -2, q के जगह पर बोला था, पहले ही बोला था कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0। समझे? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको अभी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? तो अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या बिल्कुल इसके विपरीत कहेगा। क्या कहेगा सर? ये कहेगा, इसको हम पहले याद रखिए इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बट्टा क्यू के रूप में, p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो। ये कहा कि भाई लिखा जा सकता हो, ये कह रहा है कि नहीं लिखा जा सकता हो। अच्छा याद रखिएगा, p बट्टा क्यू के रूप में लिखे जाने का मतलब है, अब हमने कहा 7 यहाँ ऑप्शन दिया है, 7 यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, तो क्या 7 एक परिमेय संख्या है? तो आपको याद रखना है कि जब कोई संख्या अकेला लिखा जा रहा हो, जैसे इसको एग्जाम्पल को हटा दीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिखा 3। अब 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? भाई परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p और q के रूप में होगा। ऊपर भी कोई अंक होगा, नीचे भी कोई अंक है, तो इसके ऊपर तो अंक है, नीचे कहाँ कोई अंक है। तो याद रखिए गणित कहता है कि जब नीचे अंक नहीं है तो अपने मन से आप क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा मान लीजिए, तो ये क्या 1 मानकर हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई भी गिनती की संख्या अगर अकेला है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ कहा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे सर 0 परिमेय संख्या होगा। क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि इसके नीचे भी हम कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और हमारा डिफिनीशन कहता था कि q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहता था कि p के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। p कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा p 0 है और q जो है 1 है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। समझे? याद रखिएगा, बट्टा में लिखी गई हर संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ -7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं?
यहाँ -7 भी क्या है, परिमेय संख्या। 0 परिमेय संख्या है, कोई भी नंबर परिमेय संख्या है, बट्टा वाली संख्या परिमेय है, माइनस वाली संख्या परिमेय है। लेकिन अपरिमेय में क्या आएगा, कहता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिए अपरिमेय संख्या में। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे दशमलव वाली संख्याएं पूछ देगा कि 3.25 परिमेय है कि नहीं है, तो याद रखिएगा जिस संख्या दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्याएं समाप्त हो गई है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3.25 के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है 1.75 या 7-4 और इस पे रेकड़ी लगा रहता है, तो जब रेकड़ी भी लगा हो तो वो भी परिमेय संख्या होगा, ये भी याद रखिएगा। रेकड़ी वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी, दशमलव के बाद कोई नंबर पे संख्या समाप्त हो जा रही है तो भी परिमेय संख्या है, लेकिन दशमलव के बाद कोई नंबर के बाद संख्याएं समाप्त न होकर बढ़ती जा रही हो तो वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। याद रखिए जैसे 3.13 कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाता जा रहा है, अभी कहां तक जाएगा कोई पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई के बारे में आपको याद रखना है, पाई स्वयं इसका नाम पाई है, समझे। थोड़ा सा इसको लंबा बनाकर दिखाते हैं, ये इसका नाम क्या है, पाई है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक ग्रीक ये है वर्ड है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट वाली जितनी संख्याएं होंगी, तो देखो क्या क्या हो गया बुआ, पाई अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद जाती जा रही हो उसे अपरिमेय कहेंगे। उसके बाद आपको एक और बात याद रखना है कि रूट की जो संख्याएं होंगी, रूट की जितनी संख्याएं हो जाए जो पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है वो भी क्या होगी, अपरिमेय। जैसे √5, इसको भाई वर्गमूल करके रूट हटा सकते हो, नहीं, ये अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए √16 अगर दे देगा तो ये परिमेय होगा, याद रखिएगा, क्योंकि √16 का पूरा वर्गमूल 4 होता है, और 4 का मतलब है कि इसके बट्टा में 1 लिखेंगे और ये p बटा q के रूप में हो जाएगा, परिमेय में चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पूरा वर्गमूल ना हो, जैसे √3, √7, 2 प्लस √5, अब ये अलग है, परिमेय आप नहीं सोच लीजिएगा, क्योंकि 2 5 के साथ है और 5 अपरिमेय, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा, समझे। ये संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। कोई दिक्कत, जैसे अगर किसी के बट्टा में 0 आ जाता है, जैसे 3/0, ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, समझे। तो आपको याद रखना है अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए एक और बात को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को जब दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या कौन है भाई, परिमेय संख्या गिनती की सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ दिखा देते हैं, देखिए जैसे 1 -1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक नहीं है। 2 परिमेय संख्या एक नहीं है। 3/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। √5 अपरिमेय है कि नहीं है। उसके बाद हम आपको कह दें पाई अपरिमेय है कि नहीं है, समझे। उसके बाद आ जाइए 3.14 इतना ये जाता जा रहा है, ये अपरिमेय है कि नहीं है। और इन सभी को अगर एक जगह पर रखे तो कहेंगे कि परिमेय में भी है, मतलब कि इसमें कुछ परिमेय भी है कुछ अपरिमेय भी है। यही कुछ परिमेय और अपरिमेय का जब एक समूह बनता है तो उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, समझे। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम चैप्टर शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 में ही पहले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है कि नहीं, समझे। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है कि नहीं, तो वहां पे हम आपसे पूछेंगे कि कहलाती है कि नहीं, तो आपको कहना होगा कि हाँ कहलाती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में होती है, बस समझ रहे हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होता, ये सब पर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। बस याद रखना है कि ये अपरिमेय और ये परिमेय दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, जो अगले स्लाइड में पढ़ना है। इतना तक स्क्रीनशॉट लेकर आप बेहतर लिख सकते हैं इसको अपने नोटबुक में। आगे आइए, आगे आएंगे, आ गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन सा संख्या, रियल नंबर। बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप मेहनत से पढ़िए, समझे। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं समझिए, रियल नंबर। जिन संख्याओं का कोई भी मान, ये
कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण यानी मिला हुआ रूप को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे ये देखो, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अरे भाई, बट्टा वाला संख्या और जिस पर रेकड़ी हो वो भी तो परिमेय संख्या होती है। तो ये पूरा परिमेय संख्या का ग्रुप है। और ये रूट वाली संख्या भाई अपरिमेय होगा। रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होगा। पाई को हमने बताया था अपरिमेय होता है। और दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जो रिपीट करती जाती हो, कहीं खत्म नहीं होता, रिपीट नहीं, कहीं लास्ट नहीं होता, ये भी तो अपरिमेय है। और इन दोनों का समूह बनाया गया है। इन दोनों का समूह बनाया गया है तो क्या है? वास्तविक संख्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बुआ, स्पीड में हम इसलिए है क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो छोड़कर भाग जाइएगा। लेकिन ये आप ही के लिए बेहतर है, एक ही वीडियो में हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार का है, एक ही चीजें हैं, एक ही जगह पे मिले तो बेहतर होगा। आप वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो साथ में चैनल पे अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी 9th में है आप। 8 की भी क्लासेज होती है, अपने घर के बच्चों को बताइए, अपने साथियों को बताइए। साथ में 10th के भी तो क्लासेज होगी ही, ये तो संभव है कि भाई 10th की तो क्लासेज चलेगी ही, समझे। साइंस भी चलेगा, मैथ्स भी चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ व्यवस्थित। आप आकर एक बार विजिट कीजिए और पढ़िए मन लगाकर, ठीक है। आइए, भाज्य संख्या किसको कहेंगे इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाज्य संख्या किसको कहेंगे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 12, 10, 4, 6, 8, 12 जो भी है, 70 है, ये सब क्या भाज्य संख्या है। कैसे है? क्योंकि यह स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित है। अब मैंने कहा दो नहीं होगा। दो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी इसको काट नहीं पाएगा, इसलिए 2 को यहाँ नहीं रखा गया है। आप 2 पर ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि 2 भी तो 2 से कटता है। भाई 2 से कटता है, स्वयं। 2 का मतलब 2 अगर 2 से कट रहा है तो वो स्वयं ने कटा। स्वयं के अलावा क्या लिखा है? स्वयं के अलावा। देखिए, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो तब वो भाज्य संख्या है। पहली संख्या 1 हो, 1 भाई स्वयं के अलावा एक ही से विभाजित होगा, दूसरा से नहीं होगा। 2 भी 2 ही से विभाजित होगा, किसी दूसरा से नहीं होगा। 3 भी 3 से विभाजित होगा, किसी दूसरा से नहीं होगा। चौथा ऐसा संख्या या 4 ऐसी संख्या आई जो 2 से विभाजित हुआ और 4 से विभाजित हुआ। तो 4 मतलब स्वयं से विभाजित हुआ, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हुआ, इसीलिए 4 पहली भाज्य संख्या कहलाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो आपको याद रखना है कि 4 है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या है, समझे। 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि 4 से छोटा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। अभाज्य संख्या भाई इसका विपरीत हो जाएगा, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। यह कहेगा कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो विभाजित हो रहा था, ये कहेगा विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 2 देखो 1 को नहीं रखा जाता है यहाँ पे, स्वयं से विभाजित होने के बाद भी उसका मान उतना ही रहता है, तो वो विभाजित कहाँ हुआ? अगर किसी चीज को हम काटते हैं, कटता ही नहीं है, तो वो विभाजित कहाँ हुआ? कटा ही कहाँ? बस मेरे, हम तरबूजा को मारेंगे चाकू से और वो कटा ही नहीं, तो भाई कहाँ कटा? इसको हम कैसे दिखाएंगे कि हम इसको काट दिए? अगर 1 को हम 1 से भाग करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, तो भाई कटा कहाँ? अगर 2 को हम 2 से काटते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, इसका मतलब ये विभाजित हो रहा है। 3 स्वयं से कटेगा लेकिन किसी दूसरे से नहीं। 5 स्वयं से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं। 7 स्वयं से कटेगा, 13 स्वयं से कटेगा, 11 स्वयं से कटेगा, 19 स्वयं से कटेगा, 23। अब यहाँ पे 21 नहीं रखा गया है। 21 किस लिए नहीं रखा गया सोच कर देखिए, क्योंकि 21 स्वयं 21 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो इस तरह से ये बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। तो ये भाज्य हो सकता है लेकिन अभाज्य
नहीं हो सकता है। वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से कटे ही नहीं, यहाँ कहा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, और यहाँ कह रहा है स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वह संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 19, 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप कहेंगे कि 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और सबसे छोटे भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। याद रखिएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीका से, तो आप एक बार एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं सभाजक संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, मतलब कि सह अभाज्य संख्या, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक संख्या का अब समूह लेना होगा। क्या होगा? समूह, मतलब कि एक ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याएं हो। जैसे यहां हमने 15 ले लिया और 16 ले लिया, ये एक समूह ले लिया। अब इस समूह का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। और इन दोनों का HCF हमें उम्मीद है जब आप निकाल पाएंगे तो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। उम्मीद क्या है ही। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अगर 15 का हम फैक्टर करते हैं तो ये 3 से कटेगा 5 मरतबे, 5 से कटेगा 1 मरतबे। वही 16 का करते हैं तो ये 2 से कटेगा 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। यानी अब देखिए इसका जो 15 का ये गुणनखंड आया है, जो 15 का गुणनखंड आया है वो 3 गुने 5 आया है। 15 का गुणनखंड क्या आया? 3 गुने 5। वहीं 16 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब HCF अगर 15 16 का निकाला जाए, 15 और 16 का HCF निकाला जाए, तो HCF निकालने का तरीका है कि इन दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन है, जो दोनों में है, वह संख्या HCF होगा। अब बताइए, इनमें 4 गो 2 है लेकिन इसमें 1 गो 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन नीचे वाला में 3 नहीं है, इसमें 5 है नीचे वाला में 5 नहीं है। भाई कोई भी ऐसा संख्या ना मिला जो दोनों में हो। तो जब दोनों में कोई संख्या ना मिले तो इसमें भी 1 हो सकता है, इसमें भी 1 हो सकता है। देखो लास्ट में 1 बचा था। तो जब कोई संख्या ना मिले ना तो उसका HCF क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसे, अब ये बाद में भी पढ़ना है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। जब हम क्लास 10th में पहुंचेंगे और वास्तविक संख्या शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये सब पढ़ना है। ऐसी संख्याओं का समूह जिसके 2 संख्याओं का HCF क्या आ जाए? सबका HCF 1 ही आएगा, सबका HCF 1 आएगा। तो जिसकी HCF 1 आती है उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या में कम से कम 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। आइए, ये लास्ट स्लाइड बन गया है जिसको हम कहते हैं सम संख्या और विषम संख्या। अब तो आप सब जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर भाई किसे कहते हैं, ये तो बचपन से आप 55 तक पढ़ रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ये तो भाई आप लोगों का अंगुली का खेल है। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाजित होगा, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा। सम संख्या जो 2 से विभाजित होगा, जैसे 2 4 6 8 10 100 1200 200 300 कुछ भी ले लीजिए, जो 2 से कट जा रहा है, जिसके लास्ट में 0 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? सम संख्या है। और जिसके लास्ट में 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 9 है, वो सब क्या है? विषम संख्या है। समझे? वैसी संख्या जिसके लास्ट में ये सब हो वो विषम संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 के पारा में पूरा पूरा कट भी नहीं करेगा, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। और जो 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको अब आपके अगले वीडियो में मैं आपके एक्सरसाइज को कराऊंगा जिसमें प्रश्नावली 1.1 को करवाई जाएगी। हमने आपको क्या पढ़ाया, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाया पूर्णांक। पूर्णांक में हमने पढ़ाया कि वो प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है या जीरो, सभी पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक हमने कहा कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। आप बोलते चलिएगा। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक केवल 1 होती है क्योंकि शून्य को ही शून्य पूर्णांक
पूर्णांक कहा गया है। ये एक उदासीन होता है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद शून्य से पहले जितनी संख्याएं जो ऋणात्मक होती है, जो माइनस का होता है, उसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस का होता है उसे हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती है। आगे बढ़े तो हमने कहा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर आगे बढ़ते उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और उसी एक से बढ़ने वाली संख्याओं के समूह में अगर जीरो जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। समझे। उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चले भाज्य संख्या को भी देख लेते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या 4 थी भाज्य में। वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन थी, 2 थी। उसके बाद सम संख्या आपको किसके कहते हैं, तो याद रखना ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर यानी नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। गिनती की हर एक संख्या वो प्लस का हो या माइनस का हो या शून्य क्यों ना हो, वो सभी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या दशमलव में लिखी है और दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद पूरी विभाजित हो गई है, वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। जिसके ऊपर रेकड़ी लगा हो दशमलव के बाद वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन जो अनंत तक जा रहा हो, जो कभी विभाजित ही ना हो पूर्ण रूप से, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। पाई वाली जो संख्याएं होती है वो अपरिमेय होंगी। साथ में आपको याद रखना है जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा रही हो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद हमने कहा कि सहअभाज्य पूर्णांक किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या हो जहां दो संख्याओं का समूह लेंगे और दोनों का HCF निकालेंगे। अगर उसका HCF 1 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य पूर्णांक कहेंगे। एक बार प्यारे साथियों इसको आप देख लीजिएगा और देखने के बाद अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में हैं, मैथ्स और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। बेहतर क्लासेस देंगे आपको। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कल जब वीडियो हम पोस्ट करेंगे, मतलब कि इसके आगे की जो क्लासेज होगी उसमें हम आपका एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय लगाकर अपने लिए भी और हमारे लिए भी कुछ अच्छा कार्य किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।